बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम एडवोकेट वकारुल हसन है और आज मैं एक न्यू टॉपिक के साथ यहाँ पे हाज़िर हुआ हूँ जिसका नाम है सिविल प्रोसीजर कोड 1908। तो दो किस्म का जो लॉ होता है, एक होता है सब्सटेंटिव लॉ और एक होता है प्रोसीजरल लॉ। सब्सटेंटिव लॉ जो है वो डील करते हैं आपके राइट्स के ऊपर, आपके राइट के बारे में बताता है। तो जो प्रोसीजरल लॉ होता है वो बताता है कि आपने वो जो आपका राइट है वो इन्फ्रिंज हुआ है तो वो किसके थ्रू आपने कैसे लेना है, वो सारा प्रोसीजर डील करता है। सीपीसी को हमने 3 सेक्शन में डिवाइड किया है। प्री ट्रायल स्टेज, नंबर 2 ट्रायल स्टेज और पोस्ट ट्रायल स्टेज। तो जो प्री ट्रायल स्टेज है वो आज हमारा टॉपिक होगा। उसमें जी जब भी आपका कोई राइट है वो इन्फ्रिंज होता है तो आपने रेमेडी अवेल करनी है सिविल कोर्ट के अंदर। तो उसमें सबसे पहले आप जब कोई भी आपका प्लेंट है या कोई भी आपने दावा दायर करना है तो उसके लिए कौन सी रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो आपने देखनी होती हैं, जिस पे आपने देखना है कि ये चीज़ें होंगी तो फिर मैं ट्रायल में जा सकता हूँ, अदरवाइज़ वो जो प्री ट्रायल स्टेज है वो कंप्लीट नहीं होती। आपने सबसे पहले देखना है कि पार्टीज़ का होना बहुत ज़रूरी है, जिसके जो कर रहा है जिसके अगेंस्ट हो रहा है। 2 किस्म की पार्टीज़ होती हैं, एक होता है प्लेंटिफ और एक होता है डिफेंडेंट, यानी कि मुद्दई और मुद्दा अलग। इन 2 पार्टीज़ के अगेंस्ट सारा सर्कुलेट होता है काम, तो उनका कम्पिटेंट होना भी बहुत ज़रूरी है। यानी जो लॉ है वो रिक्वायर करता है, यानी जो लॉ की रिक्वायरमेंट्स हैं उस पे उसने पूरा उतरना होता है। यानी कम्पिटेंसी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, कि वो माइनर तो नहीं है, मेजर होना उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो जब तक वो मेजर नहीं होगा आप सूट फाइल नहीं कर सकते। अगर वो माइनर है तो उसकी कुछ कंडीशंस हैं जो लॉ ने बताई हैं, उसके मुताबिक सूट फाइल करना है आपने। इसके अलावा जी दोनों पार्टीज़ की जो नाम है वो पूरी डिटेल के साथ आपने प्लीडिंग में, जो एक प्लीडिंग होती है, यानी कि एक होता है जी आपने प्लेंट फाइल कर दी, एक उसके रिप्लाई में आपको रिटन स्टेटमेंट जो डिफेंडेंट देता है, डिनाई करता है, कुछ चीज़ों को एक्सेप्ट करता है, तो वो चीज़ें आपने देखनी होती हैं। तो आपने सबसे पहले जो है वो ये करना है कि आपने दोनों पार्टीज़ का नाम जो है प्रॉपरली, वो कहाँ पे रहता है, उसकी वल्दियत और ये सारी चीज़ें जो है आपने बतानी होती हैं। उसके बाद है जी मस्ट हैव राइट टू फाइल सूट। उसके पास वो राइट होना ज़रूरी है, जो वो ब्रीच या वायलेट हुआ है उसका होना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं या पार्टनरशिप करते हैं तो आप उसको कंसिडरेशन के तौर पे कुछ अमाउंट्स देते हैं कि ये अमाउंट ले लो, मुझे मेरा हिस्सा पहुंचा दिया करना। तो वो 2-3 माह या 2-3 साल तक आपको पैसे देता है, लेकिन उसके बाद वो कारोबार कुछ इस तरह का हो जाता है कि वो बंदा आपको आपकी रिक्वायरमेंट पे वो पूरा नहीं उतरता। तो फिर जो है वो उसने समझे आपका जो राइट है वो वायलेट कर दिया है। तो वायलेशन जब होगी तो फिर आप जाहिर बात है जाएंगे, तो ये वायलेशन होना बहुत ज़रूरी है। यानी कि आपको ये राइट हो कि आपका राइट जो है इन्फ्रिंज हुआ है तो फिर आप रेमेडी अवेल कर सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं कर सकते। इसके अलावा जी पार्टी मस्ट बी अग्रीव्ड, जैसा कि मैंने पहले डिस्कस किया है कि पार्टी का अग्रीव्ड होना, मुतासर होना बहुत ज़रूरी है। जब तक कोई भी पार्टी मुतासर नहीं होगी तब तक आप रिलीफ नहीं ले सकते। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको कोई ना कोई आपका जो राइट है वो इन्फ्रिंज हुआ है, आप मुतासर हुए, क्योंकि स्टेट बड़ी रिस्पॉन्सिबल होती है अपने सिटीजन्स के हवाले से। स्टेट जो है वो अपने सिटीजन्स को राइट्स प्रोवाइड करना उसकी ड्यूटी है। तो ये समझे आप कि आपका राइट इन्फ्रिंज हुआ तो स्टेट इसमें इन्वॉल्व होगी। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं देखने के लिए। नंबर 2 इन्फ्रिंजमेंट ऑफ राइट।
पहले भी हमने इस तरह की सारी डिस्कशन की है, लेकिन कॉज ऑफ एक्शन बताना बहुत ज़रूरी है। आपका कोई राइट ब्रीच होता है, इन्फ्रिंज हुआ, तो वो किस बेस पे हुआ, वो कौन से फैक्ट्स हैं, वो फैक्ट्स बताना बहुत ज़रूरी होता है। देखिए, जब भी जज साहब बैठे होते हैं, सामने बैठे हैं, उनको कुछ नहीं पता होता। आपने कन्वे किसके थ्रू करना है? अपनी प्लीडिंग के थ्रू करना होता है। आपने बताना है, समझाना है कि ये फैक्ट्स हैं, इसकी बेस पे मेरा राइट वायलेट हुआ है और मैं इसकी रेमेडी ये लेना चाह रहा हूँ। कॉज ऑफ एक्शन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। सो नो वायलेशन, सो नो कॉज ऑफ एक्शन। अब देखें, अगर आपकी वायलेशन नहीं होगी तो कॉज ऑफ एक्शन जनरेट नहीं होगा। तो उसके लिए क्या ज़रूरी है? वायलेशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट फॉर योर सूट। जुरिसडिक्शंस, जुरिसडिक्शन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। आपने नोटेबल होता है कि आपने ये चीज़ देखनी है। बीइंग अ लॉयर, बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ लॉ, आप अपने आप को ये कंसीडर करें कि मैं लॉयर हूँ, मैं वकील हूँ, तो मैंने रेमेडी अवेल करनी है। मेरे पास कोई केस आता है तो जो मेरा साइल है या दावा दायर करने वाला मुद्दई है, वो आता है मेरे पास, वो कहता है कि सर मैंने ये एक सूट फाइल करना है। तो वो सूट मैं देखता हूँ, हर चीज़ मैं देख लेता हूँ, लेकिन मैं जाता हूँ कोर्ट के अंदर। कोर्ट में कितनी किस्म की कोर्ट्स हैं जो इंशाल्लाह हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो कहाँ पे सूट फाइल करना है, ये क्वेश्चन जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें ज्यूरिसडिक्शंस की बात आती है। यानी कि आपने सबसे पहले ये देखना है कि कौन सी कोर्ट कम्पिटेंट है फॉर द सूट, कि कहाँ पे मैंने अपना सूट जो है वो फाइल करना है। डिफरेंट तरह की कोर्ट्स हैं, स्मॉल कॉजेज कोर्ट्स हैं, सब्जेक्ट मैटर के अकॉर्डिंग जो है वो है, पेक्यूनरी है ज्यूरिसडिक्शंस, इसके अलावा और काफ़ी काइंड्स है। तो ये सारी भी हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर्स में, आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे कि कौन सी कोर्ट्स की क्या ज्यूरिसडिक्शंस है। ये पावर्स के ऊपर एक किस्म की लिमिटेशंस हैं कि ये कोर्ट जो है ये केस सुन सकती है और ये केस नहीं सुन सकती। तो ज्यूरिसडिक्शन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन दिस टॉपिक। तो ज्यूरिसडिक्शन आपने देखनी है कि ज्यूरिसडिक्शन जो है वो आया कि कोई कोर्ट जो है वो कॉम्पिटेंट है कि नहीं है, उसमें सूट फाइल करना। तो उसके बाद है जी नेम ऑफ द कोर्ट। प्लीडिंग इज स्टार्टेड विद द नेम ऑफ द कोर्ट। जुरिसडिक्शन की जहाँ पे बात होती है वहाँ पे फिर कम्पिटेंसी ऑफ द कोर्ट की बात हो जाती है कि आपने ये देखना है कि आया कि ये कम्पिटेंट है भी कि नहीं। सबसे पहले आपने उस कोर्ट का नाम लिखना है जिस पे आपने सूट फाइल करना होता है। मस्ट हैव ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शंस। कोर्ट्स जो होती हैं जिस पे सबसे पहले सूट फाइल किया जाता है और वो उसकी कम्पिटेंट कोर्ट कहलाती है, वो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन उसकी कहलाती हैं। यानी जिसमें आपने सबसे पहले सूट फाइल कर दिया वो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन होती है। यानी कि वो कम्पिटेंट कोर्ट है उसको सुनने की, जिसमें आपने सबसे पहले सूट फाइल कर दिया। तो ये जो चीज़ें हैं ये बेसिक हमने देखनी होती हैं। उसके बाद डिफेंडेंट का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किसी न किसी बंदे के अगेंस्ट में जो है वो सूट फाइल करते, अदरवाइज जो है सूट फाइल नहीं कर सकते आप। तो डिफेंडेंट का होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद है जी टाइटल ऑफ सूट। नंबर 6 पॉइंट है ये हमारा। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट मैटर टाइटल ऑफ सूट मस्ट बी डिटरमिन्ड। अब देखिए, टाइटल ऑफ सूट आपने किस चीज़ की रेमेडी अवेल करनी है, आपने किस चीज़ को डिमांड किया है, प्रेयर में क्या लिखा है। तो सबसे पहले डिटरमिन करना है आपने कि मैंने किस नौयत का सूट फाइल करना है। उसका एक टाइटल होता है, वो टाइटल आपने वहाँ पे लिखना होता है। उसके बाद है प्रिंसिपल अमाउंट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कि आपकी कितनी अमाउंट है जो आप ब्रीच हुई है आपकी, कोई भी यानी कि कोई वायलेट हुआ है
कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है उसमें आपकी अमाउंट जो है वो कितनी थी। अच्छा जी, उसके बाद है फ्रेम ऑफ सूट्स। फैक्चुअल मैटर विच सूट इज फाइल्ड। ऐसे फैक्ट्स आपने बयान करने हैं कि जिसकी बेस पे आप रेमेडी तलाश करने के हैं इस कोर्ट के अंदर। वो फैक्ट्स आपने बयान करने हैं। वो फैक्ट्स जब तक आप एक प्रॉपरली तरीके से नहीं बयान करेंगे तो तब तक आप रेमेडी अवेल नहीं कर सकते। तो फैक्ट्स का बताना बहुत ज़रूरी है इसमें। उसके बाद नॉट पर्टिकुलर फॉर्मेट। कोई भी स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं होना चाहिए, ये हमेशा से ट्रू बेस्ड होना चाहिए। जो आपके साइल ने, जो आपके बंदे ने, जो मुद्दई ने आपको बताया है सेम टू सेम ट्रू बेस्ड पे वो काम करना चाहिए आपको, और वो सेम टू सेम बताने चाहिए कि ये वाक़या था जिसके बेस पे मैं रेमेडी हासिल करना चाहता हूँ। उसके बाद है जो ज्यूरिसडिक्शन। आया कि ज्यूरिसडिक्शन में वो कोर्ट आती भी है कि नहीं आती। जब भी आपने सूट फाइल करना है आपने सबसे पहले ये चीज़ देखनी है कि आया कि ये कोर्ट कॉम्पिटेंट है सुनने की या नहीं। अब मैं कोई केस पकड़ता हूँ तो एज अ लॉयर, जब एक स्टूडेंट लाइफ से बंदा लॉ फील्ड में जाता है तो उसे नहीं पता होता कि कौन सा सूट कहाँ पे फाइल करना है। अब देखें, सिविल नोयत का जो केस है वो हम क्रिमिनल कोर्ट में तो कर नहीं सकते। तो इसी तरह हर कोर्ट की अपनी एक जुरिस्डिक्शंस होती हैं, लिमिटेशंस अपॉन द अथॉरिटी। पावर्स के ऊपर कुछ लिमिटेशंस लगाई जाती हैं। तो वो पावर्स जो हैं वो उसको हमने देखना है कि आया कि इसको पावर्स हैं कि नहीं है। जुरिस्डिक्शन इसको डील करती है। इसके अलावा जी कोर्ट फीस जो है वो अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ सब्जेक्ट मैटर होती है। यानी कि जो आपने रिलीफ मांगा है, जो आप डिमांड कर रहे हैं, तो उसके जो वैल्यू है प्रॉपर्टी की, जो या उस चीज़ की वैल्यू है, या जो चीज़ आप डिमांड कर रहे हैं उसकी वैल्यू जो है उसके मुताबिक जो है कोर्ट फीस लगाई जाती है। उसके बाद है जी वेरिफिकेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। आया कि मैं एज अ लॉयर मैं इस चीज़ को देखता हूँ कि जितना अपने प्लेंट में या जितनी ग्राउंड्स मैंने बनाई हैं ये सच पे पेस्ट करती हैं कि नहीं करती। तो मुद्दई हो या डिफेंडेंट हो वो उसकी वेरिफिकेशन करते हैं थ्रू वकील, थ्रू कौंसल। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ थी जो आज हमने डिस्कस की कि सीपीसी को हमने 3 हिस्सों पे डिवाइड किया। सबसे पहले था प्री ट्रायल स्टेज, जो आज हमने एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन में देखा। इसके अलावा ट्रायल में पार्टी जब ट्रायल यानी कि प्लेंट फाइल कर दिया उसके बाद का प्रोसीजर, यानी कि समन भेजना, बुलाना पार्टीज़ को, फिर उनको सुनना, एविडेंसेस करवाना, फिर डिग्री पास होना। डिग्री के बाद पोस्ट ट्रायल एग्जीक्यूशन का आ जाता है, एग्जीक्यूट कैसे होना है, वो सारा प्रोसीजर हम बाद में इंशाल्लाह देखेंगे। तो ये था आज का मेरा टॉपिक, प्री ट्रायल स्टेज। सीपीसी को हमने 3 हिस्सों पे डिवाइड कर दिया और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो डिस्कस की हैं, जो बहुत बेसिक्स चीज़ें होती हैं जिसको हमने देखना होता है, ये अपने माइंड में रखना होता है कि इन चीज़ों को देखेंगे फिर फर्दर जो है प्रोसीडिंग हम कर सकते हैं। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।